नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होती है एक हायर लेवल ऑफिशियल्स की, तो उसमें आप नॉर्मली देखते हैं कि इंटरव्यू एक फाइनल स्टेज के तौर पे देखा जाता है कि हाँ भाई सिलेक्शन अब हो गया, इंडिविजुअल को परख लिया, जांच लिया कि ये अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल तो है ना सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए। बट ऐसा कुछ क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के होता था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए अपने कॉलेजियम को भेजा है कि आप जाइए और जो भी इंडिविजुअल्स एस्पायर करते हैं या जिनके नाम की रिकमेंडेशन आई है डिफरेंट हाई कोर्ट्स की तरफ से, जो बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, तो आप उनका इंटरव्यू लीजिए, आप उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट कीजिए, जिससे कि पता पड़े कि वो बंदे जो बाद में जज के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जाके काम करेंगे तो सर्व तो अच्छे से कर पाएंगे, कहीं पता पड़ा कि बीच में कहीं मामला गड़बड़ हो गया। तो यह अपने आप में बहुत ही गजब की और ऐतिहासिक पहल बताई जा रही है। कॉलेजियम सिस्टम जहां पर इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गया आंध्र प्रदेश के बहुत ही व्यस्ततम शहर विशाखापट्टनम में। होता क्या है, तेलंगाना हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशंस थी। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से 5 जनों की और आंध्र प्रदेश की तरफ से 3 की। ठीक है, तो इनके द्वारा यह कहा गया था कि भाई इनको अब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे पोस्ट कर देना चाहिए। तो ऐसे में नॉर्मली तो क्या होता है कि उन इंडिविजुअल्स को, जो भी वो कैंडिडेट्स थे जो एलिजिबल थे जज के तौर पे अपॉइंट होने के लिए, उनको जाना होता था दिल्ली, और वो दिल्ली जाकर के फिर कॉलेजियम के सामने फिर उनसे एक तरीके से यूं होता था कि उनका जो भी रिकमेंडेशन के लिए डॉक्यूमेंट आया हुआ है, उनका बैकग्राउंड है, वो थोड़ा इवेल्युएट कर लिया जाता था, दैट्स इट। बट अब की बार आउट ऑफ द बॉक्स काम किया गया है, जहां पर इंडिविजुअल के घर पे जाकर के इंटरव्यू किया गया है, जिससे पता पड़ जाए कि वाकई में क्षमता है कि नहीं। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो होता क्या है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट मीन संजीव खन्ना जी, इसके अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, इनके साथ में टोटल 20 जजेस और उनकी फैमिलीज वहां पर गई। अब यहां पर एक थोड़ा सा डाउट मुझे इस बात पर आ गया, देखो कि ये जजेस तो गए, जो गए, फैमिलीज क्यों गई? घूमने के लिए गई थी? खैर आगे देखेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी प्रोसीडिंग हुई है ना, इसमें एक चीज बोली जा रही है, बोले एक तो जो भी कॉलेजियम सिस्टम का प्रोसेस होता है उसमें एफिशिएंसी लेकर के आनी है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको दिल्ली आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खर्चा होता है, तो कैंडिडेट्स का की मनी जो है उसको हम सेव कर रहे हैं। तो यहां पर ये फैमिलीज का जाना, ये थोड़ा सा दिमाग में, देखो मेरे तो हल्का सा क्या होता ही है ना कीड़ा, वो चल गया। खैर, PWI की तरफ से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, बाद में मैं डिटेल बता दूंगा, मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर इस QR कोड को स्कैन करके। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि अभी तक यूं होता था कि जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी उनकी बायोडेटा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर, या फिर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर उनकी रिकमेंडेशन, हाईकोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के आधार पर, फिर उसके बाद में वो फाइनल नेम जो होते थे वो जाते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीडरशिप में काम करने वाला सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसके पास में, वो फाइनली फिर लॉ मिनिस्ट्री को नाम रिकमेंड कर देते थे, और लॉ मिनिस्ट्री से वो नाम जाता फिर PM के पास में, PM उसको फिर प्रेसिडेंट के पास ले जाते थे। इस तरीके से प्रोसेस चलता था। बट ये 1-to-1 डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन का जो मैकेनिज्म है ये नहीं था। अब की बार ये किया गया है, जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा वेलकम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू से आपको एक तो क्लियर पता पड़ जाएगा कि कैंडिडेट वाकई में क्या क्षमता रखता है। नहीं तो क्या होता था कि पहले सिर्फ रिकमेंडेशन जो जाती थी वो जनरली रिलेटिव्स की जाया करती थी, जिसकी वजह से कॉलेजियम सिस्टम का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता था कि नेपोटिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा चल रहा है। तो बोले ये एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा ना, तो इससे पता पड़ेगा कि किसमें कितना पोटेंशियल है, और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी फैमिली से फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो आ रहे हैं उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जा सके, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उन जजेस के कोई रिलेटिव अगर वहां पर अपनी कैंडिडेटशिप शो करते हैं कि हाँ जी मुझे जज बनना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जाना है, तो उन लोगों को थोड़ा टाइट क्वेश्चन किए जाए, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनको चेक किया जाए। तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस बार कॉलेजियम के द्वारा। ये अपने आप में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एलिगेशन बहुत ज्यादा लगते हैं जुडिशियल सिस्टम के ऊपर अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो मैं बताऊंगा कि कॉलेजियम सिस्टम का क्या क्या क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर अब पर्सन की क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें तो एक तरफ, साथ ही साथ इंटरव्यू हुआ वो एक तरफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कदम उठाई गई है। अगर हम कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें और ये कदम क्यों उठाया गया उसकी अगर बात करें पहले, तो मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के या फिर इस कॉलेजियम सिस्टम का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट क्रिटिसिज्म क्या होता है, बोला अपॉइंटमेंट जो भी होती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। दैट मींस प्रॉपर जो डिसीजन लिया जाता है उससे रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक में रिलीज नहीं होती। दूसरा, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जजेस जो हैं उन्हीं को, कॉलेजियम में भी कौन है, जजेस ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव्स का इनका नाम ही प्रमोट करते हैं और उन्हीं को अपॉइंट करवा देते हैं। तो बोले दूसरे को कोई मौका नहीं मिलता, डाइवर्सिटी है नहीं। बहुत बार
एलिगेशन लगता है कि कास्ट बायस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर एससी एसटी ओबीसी के इंडिविजुअल्स की प्रेजेंस बहुत कम है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा कोई एक्शन अगर ले लिया तो उसको कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, राइट। एक बार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रोविजन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी किया गया, बट जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इस वजह से वहां पर एग्जीक्यूटिव की जो एंट्री हो सकती थी वो नहीं हो रही। आप देखोगे कि वर्ल्ड में कॉलेजियम जैसा मैकेनिज्म केवल इंडिया में ऑपरेट करता है और अपने आप में बड़ा यूनिक इनोवेशन है। कुछ और कंट्रीज भी होंगे बट इनोवेशन ये इंडिया का है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कॉलेजियम से रिलेटेड। इसका मतलब कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ऑटोनॉमी है वो चलती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी में इतनी सारी वैकेंसीज है, करोड़ों की संख्या के अंदर केसेस पेंडिंग है, तो आप यहां पर इतना लेथार्जी क्यों बरत रहे हो, इतना ढीलापन क्यों? विमेन रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है। और जजेस का ट्रांसफर जब कर दिया जाता है तो उसमें यह भी नहीं बताया जाता कि किस वजह से उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, हर जगह मनमानी। तो ये कई कारण हैं जिनको लेकर के कॉलेजियम पे सवाल उठ रहे थे और उन्हीं सवालों को कंटेन करने के लिए यह एक्शन लिया गया, जहां पर विशाखापट्टनम में कॉलेजियम के लोग पहुंच गए, ठीक है जी। अब हमें समझना होगा कॉलेजियम है क्या। सबसे पहली चीज तो कॉलेजियम यह है, हमारे देश के अंदर हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए एक मेथड अपना रखा है। ये कंप्लीटली इंडियन इनोवेशन है और इसका कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेंशन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की। देखो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम जो काम करता है ये 5 मेंबर की बॉडी होती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 सीनियर मोस्ट दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो टोटल 5 मेंबर की बॉडी होगी। ये लोग जो है फाइनल नेम रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस चलता है आर्टिकल 124 के तहत। ध्यान रखना कॉलेजियम 124 में मेंशन नहीं है, बट प्रोसेस जो चलता है वो आर्टिकल 124 के तहत चलता है। वहीं पर आप हाईकोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करो तो वहां पर आर्टिकल 217 लगता है। उसमें क्या है कि जो जिस हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी होती है उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, वो अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे उसी हाईकोर्ट के अंदर। 3 जनों का हो गया अपना डिस्कशन। फिर वो नाम जो है वो आप देखेंगे कि गवर्नर साहब जो स्टेट के उनके साथ कंसल्ट होकर के अल्टीमेटली जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीडरशिप में जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम काम करता है उसके पास, और फिर वो लोग फाइनल करते हैं कि हाँ जी ये इंडिविजुअल हाईकोर्ट का जज बन सकता है, ये नहीं बन सकता। तो इस तरीके का ये जो प्रोसेस है ये हमने फॉलो कर रखा है। तो इसमें कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर मैं कहूं जुडिशरी के अलावा किसी और गवर्नमेंट के ऑर्गन की एंट्री या इन्वॉल्वमेंट है, तो आंसर है कंप्लीटली नो। अब आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा कैसे है, आप तो बोल रहे हो कि प्रेसिडेंट साहब इस अपॉइंटमेंट में रोल प्ले करते हैं, बट इसके लिए हमें समझना होगा जजेस केसेस को। देखो 3 जजेस केसेस आए, चौथा भी था वो भी मैं बताऊंगा, जिनके आधार पर यह डिसाइड हुआ कि भाई जजेस की अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम ही काम करेगा, ठीक है। पहला केस आता है 1981 में। सवाल यह था कि आर्टिकल 124 में यह दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में एड एंड एडवाइस के आधार पर अपने एक्शंस लेते हैं, तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। और उसमें एक टर्म लिखी हुई है कंसल्टेशन, कि भाई कंसल्टेशन की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, और उन्हीं की कंसल्टेशन के आधार पर प्रेसिडेंट फिर बाद में अपॉइंटमेंट करेंगे। तो ऐसे में जब ये फर्स्ट केस गया था 1981 में सुप्रीम कोर्ट में, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जी ये कंसल्टेशन का मतलब केवल कंसल्टेशन है, डिसीजन जो फाइनल होगा वो प्रेसिडेंट साहब का होगा। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जो है उनको ज्यादा पावरफुल बना दिया कि नहीं जुडिशरी में, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल डिसीजन किसका है, प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट साहब किसकी एड एंड एडवाइस पे काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट जजेस केस के अंदर तो एग्जीक्यूटिव्स को बहुत फेवर मिला, बट जब उस केस के आगे बढ़ते गए और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, तो जुडिशरी को फिर ये लगा ये तो हमारी ऑटोनॉमी छीन ली गई, यहां पर अपॉइंटमेंट में हर कुछ ही किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। तो दूसरा केस गया 1993 में और उसमें ये कह दिया कि जी कंसल्टेशन है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे, वो कंसल्टेशन कंकरेंस है। दैट मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कह देंगे वो प्रेसिडेंट साहब को माननी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसको उनको मानना पड़ेगा। कंकरेंस बोल दिया। इसका मतलब यहां पर अब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव्स के बिल्कुल ऊपर ला दिया। इसमें यह कह दिया कि हां यह बात ठीक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, नहीं तो अकेले मनमानी कर लेंगे, तो उनके साथ में 2 जजेस और लगेंगे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरीके से 3 जजेस का कॉलेजियम तैयार कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया गया कि यार 3 जजेस तो थोड़े कम है, इसमें बायसनेस भी हो सकती है, मनमानी भी हो सकती है। तो फिर 1998 में 3rd जजेस केस तैयार हुआ और उस केस के अंदर यह बोल दिया कि अब जो कॉलेजियम सिस्टम काम करता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और वो लोग फिर जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन अल्टीमेटली जाएगा फिर उसके बाद में
आप देखोगे लॉ मिनिस्ट्री के पास में, और वो लॉ मिनिस्ट्री देगी पीएम को, और पीएम देंगे एडवाइस प्रेसिडेंट को, और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट साहब के साइन के आधार पर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यू चल रहा था 2014 तक। फिर गवर्नमेंट को यूं लगा कि यार जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस का हम सिस्टम लेकर के चलते हैं। आर्टिकल 50 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि भाई पावर सेपरेशन होना चाहिए, बट एक बैलेंस भी बनना चाहिए। तो क्यों ना हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन स्थापित कर दें, और इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल भी आ जाएगा, और जुडिशरी के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी वाले जो कॉलेजियम वाले वो भी आ जाएंगे। इस तरीके से मिलकर के काम हो जाए। बट जुडिशरी ने यह कह दिया कि यह आर्टिकल 50 का कंप्लीट वायलेशन है पावर सेपरेशन का। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरीके से जुडिशरी के ऑटोनॉमी के ऊपर एग्जीक्यूटिव अपनी दखलंदाजी करें। तो इस तरीके से यहां पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, खत्म कर दिया। अल्टीमेटली अभी भी ये कॉलेजियम सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये सारा प्रोसेस है ना, इस तरीके से डेवलप हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करती है, बट वहीं पर क्रिटिसिज्म भी आता है कि आप अगर ऑटोनॉमसली काम करना भी चाहते हो तो सवाल यह आता है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरतते हो, अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर क्यों नहीं है, आप ये बताओ बायसनेस क्यों है, क्यों नेपोटिज्म को प्रमोट करते हो, एक ही फैमिली के जैसे उसकी लाइन लगी पड़ी है, बाकी लोगों को एंट्री नहीं देते। तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया गया, जहां पर इंटरव्यू लेने के लिए सीधा पहुंच गए। कौन पहुंचे? जो कॉलेजियम के लिए दिल्ली में बैठे रहते हैं, जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो पहुंच गए विशाखापट्टनम में कि चलो ठीक है, एक नई मुहिम शुरू करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं सीधा, और पता करते हैं कि किसी को कोई भाई भतीजावाद के तहत फायदा तो नहीं मिल रहा है कहीं पे, और प्रॉपर जो कैंडिडेट होगा उसको हम फाइनल कर देंगे कि हाँ जी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। तो ये कदम था भाई। अब आपकी क्या राय है इस मामले में? मेरा तो जहां पर मैं सुई अटकी ना मेरी, वो यही थी कि यहां पर एफिशिएंसी और मनी जो थी उसको बचाने की बात की गई है। तो ये इंटरव्यूज तो यूपीएससी की तरह दिल्ली में भी लिए जा सकते थे। बट आप बताना इस पे आपकी क्या राय है। ठीक है, जो हुआ मैंने बता दिया। आप साथ साथ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे, राय जरूर देना अपनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।